हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम बरखा नारायण है। मैंने एमकॉम किया है। मैंने यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई किया है और मुझे 5 साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को लेकर के, जिसमें मैं पेपर 1 पढ़ाने वाली हूँ और पेपर 2 कॉमर्स को पढ़ाने वाली हूँ, जिसके यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स अपलोड होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के यूनिट 9 को, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए एक रिवीजन का काम कर सकता है। बाकी जिनके भी कोर्स में लीगल एस्पेक्ट हो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी को इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर होगा। मैं इस वीडियो की क्वालिटी को बहुत हाई रखने की कोशिश करूँगी, जिससे आप सभी छोटे से छोटे क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज हम अपने चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़े उससे पहले कुछ टर्म्स है जिसके मीनिंग हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनके सेक्शंस NTA नेट वाले लोग याद रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को मैच करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जैसे कि नाम है चैप्टर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया गया। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको एक अग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि जिसको हम लोग कानूनन रूप से लागू कर सकते हैं, जिसको लागू किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा अग्रीमेंट बनाए, ऐसा एक अग्रीमेंट रहे जिसमें कि सभी चीज़ें जो है एक कानूनन रूप ले सके, वो सभी चीज़ें उसमें अगर मौजूद रहेंगी अग्रीमेंट में, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। अग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन इज द रिटर्न बेनिफिट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट गेट। अब अग्रीमेंट क्या होता है? जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अगर अग्रीमेंट सही इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहेगा तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वो अग्रीमेंट क्या होता है? तो अग्रीमेंट होता है वो सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है। मतलब कि दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम लोग एक दूसरे के बदले में या तो मनी का पे करेंगे, या फिर हम लोग एक दूसरे को सर्विस देंगे, या फिर एक तरफ से सर्विस जाएगा, दूसरी तरफ से मनी रिटर्न में आएगा, या एक तरफ से प्रोडक्ट जाएगा, दूसरी तरफ से मनी आएगा। तो कुछ भी अग्रीमेंट हो सकता है। और कंसिडरेशन, एक यहाँ पे नया टर्म हम लोगों को मिला है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है कुछ भी एक बेनिफिट। जैसे कि हम लोग अगर एक शॉपकीपर से अगर कुछ हम लोग खरीदते हैं तो हम लोगों को रिटर्न में एक दूसरे को ज़रूर कुछ मिल रहा होता है। शॉपकीपर को हम लोग सामान के बदले में पैसे दे रहे होते हैं और शॉपकीपर हमें पैसे के बदले में सामान दे रहा होता है। तो एक दूसरे के रिटर्न हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग सर्विस लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मोबाइल ही रिचार्ज करवाते हैं तो हम लोग अपना अगर मोबाइल रिचार्जिंग के लिए पैसे देते हैं तो सामने वाली कंपनी हम लोगों को मोबाइल का फैसिलिटी यूज़ करने का परमिशन दे देती है कि हम लोग कॉल कर सकते हैं, नेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके का हो गया कंसिडरेशन। कोई एक चीज़ के बदले में दूसरे चीज़ को दे देना, या किसी सर्विस के बदले में पैसे को देना, या
कोई एक गुड के बदले में पैसे को दे देना। अब अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर हुआ है और उस ऑफर को अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है तो ही वो एक अग्रीमेंट बनेगा। किसी ने सामने से ऑफर किया, अगर सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया है तो वो एक अग्रीमेंट का रूप ले लेगा। अब प्रॉमिस क्या हो जाता है, क्योंकि प्रॉमिस हम लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक टर्म है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल होता है जिसको कि एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाला तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसी को हम लोग एक दूसरे के कंपेयर करके देख लेते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, मतलब दोनों में क्या फ़र्क क्या है, एक अग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है। तो अग्रीमेंट जो होता है उसमें हम लोग जैसे कि अभी बात की कि वो ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक अग्रीमेंट हो जाता है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनफोर्सेबल का मतलब जिसे लागू किया जा सके, जिसको कानूनी रूप से उसको साबित किया जा सके कि ये सही है। अग्रीमेंट जो है वो एक सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग ये सोशल यहाँ पे हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती है कॉन्ट्रैक्ट में। अग्रीमेंट हम लोगों को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक ऑफर किया सामने वाले ने, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक अग्रीमेंट हो गया। तो वो हम लोगों को सोशल लाइफ में भी हो सकता है, जो हम लोग सामाजिक रूप से करते हैं डे टू डे लाइफ में। ऑल अग्रीमेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी अग्रीमेंट होते हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि सोशल अगर कुछ भी है तो वो भी एक अग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के में वही कहते हैं कि हम लोग सोशल चीज़ों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट पे बेस होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट पे बेस होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ अग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोशली ही रह जाते हैं, उनको वहीं पे काम उनका ख़त्म हो गया। एक टर्म है कंसेंसस एडाइडम, जिसका की मीनिंग दिया गया हुआ है सेक्शन 13 में। मीटिंग ऑफ माइंड्स और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स और रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इन सभी जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताते रहती हूँ उसको बीच बीच में उसको लिख लिया करिए, क्योंकि अगर नोट्स अच्छे रहेंगे तो ही एग्ज़ाम क्रैक करने में ईजी होगा। सेक्शन 13 में जैसे कि बताया गया है कि जब कंसेशस एड एडियम का मतलब होता है कि जब दो लोग या दो से अधिक लोगों का जब माइंड जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे मीट करता है, उन लोगों ने जो है सेम चीज़ पे अग्री कर दिया, सेम सेंस में अग्री कर दिया, तो हम लोग उसको बोल देंगे कंसेंसस एड एडियम है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या क्या एलिमेंट रहेंगे तब हम उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोलेंगे। सबसे फर्स्ट इसके 9 पॉइंट्स है जिसको सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट है अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि सामने वाले ने एक वैलिड ऑफर दिया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि अगर ऑफर है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा, और जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज़ या जितने भी पार्टीज़ वहाँ पे हैं सभी का इंटेंशन होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगल चीज़ है, इसका लीगल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों
पार्टीज़ को जो है वो सेम सेंस में आकर के कहना चाहिए, दोनों पार्टी को सेम सेंस में होना चाहिए कि हाँ हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एक काम जो है वो करने जा रहे हैं, और दोनों पार्टीज़ जो है वो रेडी भी होना चाहिए कि हाँ हम लोग दोनों कुछ लीगल एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लीगल रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई बिजनेस जो कर रहे हैं वो भी एक तरीके का लीगल रिलेशनशिप है, फर्म है, कंपनी है, सभी जो है वो लीगल रिलेशनशिप में है, मैरिज है, सभी एक लीगल है। कंसेंशंस एड आइडम, जैसे इसका अभी मैंने बता के आ रही हूँ कि कंसेंशंस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, मतलब कि सभी लोगों का माइंड जो है एक ही चीज़ पे, एक ही बात पे अग्री करना चाहिए। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन भी जो मिल रहा है रिटर्न में वो भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल चीज़ों को कंसिडरेशन नहीं माना जाता। जैसे कि अगर कोई अगर इलीगल चीज़ खरीद रहा है, जैसे कि वेपन खरीद रहा है या ड्रग्स खरीद रहा है या कुछ भी स्मगलिंग का काम कर रहा है, तो उन सभी के बदले में जो कंसिडरेशन मिलेगा उसको हम लोग लॉफुल नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिस पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उन सभी का कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने का। कैपेसिटी का मतलब हो गया कि मेंटल वो साउंड होना चाहिए, लूसेंट नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब होता है सामने वाले का सहमति जो है वो उसके मर्जी से लिया गया हो, ऐसे नहीं कि उसको जोर ज़बरदस्ती किसी तरीके के फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया गया। फ्रीली वो उस चीज़ के लिए हामी किया हो तो ही उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो फ्री कंसेंट है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम हम लोग करने जा रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो भी एक एक्टिविटी के लिए या एक कुछ काम करने के लिए या कुछ काम नहीं करने के लिए अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो ऐसा हो कि जो पॉसिबल है करना। इम्पॉसिबल चीज़ को नहीं कह देंगे कि हाँ ये आपको करना है होगा, आपको इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी जो पॉसिबल है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन में और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड रहेगा तो दोनों पार्टीज के लिए अच्छा रहेगा। अब आगे हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होता है लीगल इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, परफॉर्मेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। लीगल के बेस पे यहाँ पे 5 तरीके के हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे 4 है और फॉर्मेशन के बेस पे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन लीगल इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले होता है हम लोगों का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इफ ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड इट इज़ कॉल्ड एज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस जो है वो फुलफिल्ड हो जाते हैं, मतलब कि ऑल 9 एलिमेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। इनवैलिड, इफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब हो जाएगा जब कोई भी 9 में से एक कंडीशन जो है उसका फुलफिल नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एब इनिशियो, एन अग्रीमेंट विच इज़ नॉट वैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब कि कोई भी एक अग्रीमेंट जो कि इनवैलिड हो शुरू से ही। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है अग्रीमेंट का। अगर कोई अग्रीमेंट शुरू से ही अगर गलत हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। बिकम्स वॉइड, एन अग्रीमेंट विच इज़ वैलिड इन द बिगिनिंग बट ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड, मतलब कि एक एग्रीमेंट जो कि वैलिड था स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ ऐसा एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया जिसके वजह से अब वो वॉइड हो गया। शुरू में वो सही था, अग्रीमेंट भी सही था, कॉन्ट्रैक्ट भी सही था, लेकिन जब अग्रीमेंट आगे बढ़ा तो वो
कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ आ गए जिसके वजह से उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि शिप में आपका कोई कंसाइनमेंट आ रहा था, अगर वो शिप को कुछ डैमेज हो जाता तो आपका कंसाइनमेंट भी उसके साथ में चला गया, तो वो एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी। अब वो इम्पॉसिबल है कि आप वो सामान जो है वो किसी को दे सकें। या फिर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ ट्रेड हो रहा था, अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर कंपनी के बीच में ट्रेड को मना कर दिया जाए तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो वो एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आपको पता थोड़ी था कि गवर्नमेंट उस चीज़ को बैन कर देगी फ्यूचर में, तो आपको जब पता नहीं था बाद में हो गया तो वो एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड था जब तक कि दोनों पार्टीज़ के बीच में सब कुछ सही था। अगर जैसे ही पता चलता है कि किसी एक के साथ में धोखाधड़ी हुआ है, तो वो जिसके साथ में धोखाधड़ी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाना चाहता है या नहीं ले जाना चाहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइडेबल, मतलब कि जिसको कि हम लोग वॉइड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हो ही जाएगा, लेकिन उसको हम लोग वॉइड कर तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, इट इन्वॉल्व्स द कमीशन ऑफ क्राइम और वॉयलेट पब्लिक पॉलिसी और इमोरल इन नेचर। मतलब कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग लगभग सभी को जानते होंगे कि इलीगल चीज़ क्या होता है, जो कि एक तरीके से क्राइम होता है जिसको कि पब्लिक पॉलिसी को वो जो वॉयलेट करता है, और जो इमोरल इन नेचर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो इन्फोर्सेबल नहीं है उसको हम लोग बोल देंगे अनइन्फोर्सेबल। अगर किसी तरीके के कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो बाद में एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है। इन केस डिफेक्ट आर रिमूव द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल। लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, लैक ऑफ सिग्नेचर एक्सेट्रा आर द रीजंस। मतलब कि अगर कुछ उसमें छूट गया है, रजिस्ट्रेशन करना छूट गया है या उसमें सिग्नेचर वगैरह छूट गया है, तो वो एक इन्फोर्सेबल हो जाता है। बाद में जैसे ही उस डिफेक्ट को हटा दिया जाता है वो वापस से इन्फोर्सेबल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पे क्लोज करते हैं। इसका बाकी के 2 तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि फॉर्मेशन के बेस पे या फिर परफॉर्मेंस के बेस पे, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसका मैं पार्ट 2 भी डालूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और यूनिट पे अगर कुछ चाहिए हो वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। और thank you so much for watching the video. Keep watching, keep learning.